स्वागत है आप सभी का। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है विधान परिषद की जंग और आज है नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशी आज अपना अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में एमएलसी के अधिकतर प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। तो 12 बजे सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करना है, जिसके लिए विधानसभा जाएंगे। और इस दौरान इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता भी नजर आएंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी, इन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 12 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिनमें 10 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो शुक्रवार को उसके उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया था। तो जो ये चेहरे हैं इनमें खास है और कहें कि जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा। के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और सबकी निगाहें एके शर्मा पर लगी हुई थी, जो इस वक्त पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं आप कि एके शर्मा फिलहाल नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को पार्टी ऑफिस बुलाया गया था, लिहाजा 200 प्रत्याशियों में एके शर्मा का नाम भी शामिल है। और इस वक्त वो पार्टी ऑफिस के गेट पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम और जिस तरीके से उनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर के, इस बीच एके शर्मा का यहाँ पहुँचना और लोगों का अभिवादन करना, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। भविष्य की राजनीति, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, जनता पार्टी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र मोदी की। सर आपको लेके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर आपको लेके योगी आदित्यनाथ की, मौर्या की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये एके शर्मा है जो फिलहाल पार्टी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। बात करने का तमाम प्रयास यहाँ पर किया गया, पत्रकारों की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए उनकी जिम्मेदारियों को लेके भी, लेकिन वो सिर्फ जय जयकार करते रहे, भोलेनाथ की और माता की जय के नारे लगाते रहे। अपने आप को मिलने वाली जिम्मेदारियों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बार बार सवाल पूछने के बावजूद। और फिलहाल वो पार्टी कार्यालय के अंदर जा चुके हैं, जहाँ पर तमाम प्रत्याशियों को एक साथ रहने के लिए कहा गया है। और यहीं से एके शर्मा तमाम प्रत्याशियों के साथ पार्टी ऑफिस से निकलकर सभा जाएंगे। विधान भवन में एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रत्याशियों का नामांकन होगा, जिसको लेकर के पार्टी दफ्तर पर जिस तरीके का माहौल है वो देख सकते हैं आप। तो 14 तारीख को ही बीजेपी में शामिल हुए अरविंद कुमार शर्मा, लेकिन एक मंझे हुए राजनेता की तरह नजर आए हैं। जवाब नहीं दिया, धन्यवाद सबका उन्होंने अदा किया। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें तो नामांकन से पहले मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि विधान परिषद में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी। आज हमारे 10 प्रत्याशी नामांकन भरने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता में विश्वास रखती है। हमारे अच्छी छवि के 10 प्रत्याशी आज जब नामांकन करेंगे तो निश्चित रूप में हम चुनाव जीत कर आएंगे और विधान परिषद में अच्छी तरीके से हमारे जो सदस्य हैं वो अपनी बात को रखेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद नारायण शुक्ल, धर्मवीर प्रजापति और पूर्व विधायक सलिल बिश्नोई और कुंवर मानवेंद्र सिंह भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। प्रत्याशियों से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, तो क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह है चुनाव को लेकर, वो दिखाते हैं आपको।
विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बीजेपी के तमाम प्रत्याशी बीजेपी दफ्तर पे पहुंच रहे हैं, जहां से वो विधान भवन के लिए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सलील बिश्नोई जी, साथ ही साथ धर्म प्रजापति जी, जो कि माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, ये बताइए कि पार्टी ऑफिस तो पहुंच गए हैं आप लोग और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, हम लोग पार्टी संगठन के सिपाही हैं। पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देती रही है, हम लोग उसको निभाते रहे हैं। आगे भी पार्टी जिस भूमिका में हमें रखना चाहेगी, हम उस भूमिका में रहेंगे। हम लोग पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों पर चलते रहेंगे। पहले तो आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। समस्त अपने उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर से जितने भी हमारे स्नेही जन हैं, सबकी ओर से राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व का आभार। और हम लोगों की योजना रहेगी कि हम केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। धर्मवीर प्रजापति जी हैं, जो कि पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं और इसी के साथ एक एक करके जो प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला है, कम से कम पार्टी ऑफिस पे, वो शुरू हो गया है। हालांकि कुछ ही देर के बाद यहाँ से ये जो तमाम प्रत्याशी हैं, ये विधान भवन जाएंगे और आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुनील बंसल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी हुई है। तो अनामिका, क्या कुछ हलचल, क्योंकि लगभग आधे घंटे से भी कम का वक्त है जब नामांकन के लिए पहुंचना है? देखिए, 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था नामांकन के लिए और सभी प्रत्याशी अपने तय समय पे विधानसभा पहुंच भी चुके हैं। हालांकि इंतजार हो रहा है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि 10 सदस्य हैं नामांकन करने के लिए, तो इसलिए समय भी ज्यादा लगेगा और 10 जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के सेट से पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती है नामांकन भरने की, उसमें भी समय लगेगा। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि तमाम कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ, संख्या के साथ, गाजे बाजे के साथ तमाम प्रत्याशी विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर के बाद जो तस्वीरें आएंगी वो यही बताएंगी कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर अनामिका हम देखें, 12 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आज बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो बहुत कुछ प्रत्याशित सा है इस चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद जोश बना हुआ है। खासतौर पर बीजेपी को उम्मीद है कि विधान परिषद में और मजबूत होगी वो। ये देखिए, आपकी जो 10 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से हैं, उनमें सभी चेहरे लगभग आपको 50 के पार के मिलेंगे। यानी कि वो पुराने कार्यकर्ता जो पुराने समय से काम करते रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया है, उनको मौका दिया गया है। और ऐसे मौके पर मौका दिया गया है जब पंचायत चुनाव सर पे है, विधानसभा के चुनाव सर पर है। तो AK शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी 9 प्रत्याशी पुराने चेहरे हैं पार्टी के लिए, जिनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी तय की जाएंगी आने वाले चुनाव में। तो ये MLC के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संगठन के जो लोग हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी पंचायत चुनाव के लिए। और इसमें भी कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है कि इन्हीं चेहरों में से कुछ को मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया जाए, क्योंकि पार्टी चुनाव में जा रही है और संगठन में कुछ अगर नाराज चेहरे हैं तो उनको खुश करना भी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में ये जो 9 चेहरे हैं, AK शर्मा को अगर ले लिया जाए तो 10 चेहरे ऐसे हैं जो MLC के चुनाव जीतने के बाद अगर निर्विरोध जीत जाते हैं तो इसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। जी बिल्कुल। और शबाब भी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शबाब, क्या कुछ अपडेट आप दे सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद के जो चुनाव हैं, इस चुनाव के बाद बहुत सारे चेहरे बढ़े हुए पद में हमें दिखेंगे, तो बहुतों का डिमोशन भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सारी जो तरकीबें हैं वो 2022 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। लेकिन सबसे खास बात एक बताना चाहूंगा मैं आपको कि 12 सीटों का चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, और 12 में अगर 12 कैंडिडेट ही उतरते हैं तो फिर चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 कैंडिडेट अभी तक दिए हैं, 2 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं और आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है 4 बजे तक। अगर 4 बजे तक कोई दूसरा निर्दलीय कैंडिडेट या कोई भी पार्टी दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारती है तो फिर सीधे तौर पर यह तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 10 विधान परिषद में जाएंगे और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन विधान परिषद में जाएंगे, तब फिर चुनाव नहीं होगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार जो कयास लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो 11 प्रत्याशी दे सकती है, क्योंकि 11वें प्रत्याशी को जिताने का भी उसके पास पूरा दमखम है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं। और अब ये यकीन मानिए कि 4 बजे तक का अगर कोई प्रत्याशी का नामांकन का पर्चा नहीं आता है तो फिर अब जो है चुनाव नहीं होगा। और
बिल्कुल। तो शबाब, अब चुनाव भी है, पंचायत चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, जेपी नड्डा भी आने वाले, तो बहुत कुछ नया ताज़ा और सियासी हलचल लखनऊ में होने वाली है। तो नजर बनाए रखेगा आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से, जहां श्री कृष्ण विराजमान पर सुनवाई है जिला कोर्ट में आज, और शाही ईदगाह की दलील पर फैसला आएगा। ईदगाह पक्ष ने याचिका को गलत बताया है। कोर्ट ने 7 जनवरी को आदेश अपना सुरक्षित रखा था, तो अब आज अदालत की ओर से क्या कुछ फैसला आता है वो देखना होगा, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान पर यह कहा गया है कि जो शाही ईदगाह है वो भी दरअसल मंदिर परिसर ही है। तो ऐसे में शाही ईदगाह की जो दलील थी उसको लेकर आज फैसला आएगा। तो ईदगाह पक्ष का कहना है कि जो याचिका दाखिल की गई है वो पूरी तरह से गलत है। तो इससे पहले 7 जनवरी को अपना आदेश अदालत ने सुरक्षित रखा था, और अब निगाहें हमारी इस बड़ी खबर पर भी बनी रहेंगी। तो शाही ईदगाह की दलील पर फैसला आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मामला कोर्ट में पहुंचा है उसमें ये कहा गया है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जो मंदिर है, वो पूरा इलाका जहां पर मस्जिद बनी हुई दरअसल मंदिर के अंदर ही आता है। लेकिन ऐसे में जो शाही ईदगाह का पक्ष है, जो ईदगाह पक्ष है, वो कह रहा है कि जो दलील है या जो याचिका लगाई गई दरअसल वो गलत है। तो ऐसे में अब आज क्या कुछ फैसला आता है वो देखना होगा। और इन सब के बीच बड़ी खबर है वेब सीरीज तांडव से जुड़ी हुई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। राजधानी के हजरतगंज कोतवाली में सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही निर्देशक हैं, निर्माता हैं, लेखक हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, और इसी आरोप के तहत हजरतगंज कोतवाली में एसआई अमरनाथ यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो इससे पहले भी अमेजन प्राइम की जो वेब सीरीज है तांडव, उसको लेकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीधा आरोप यही है कि इस वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। तो ऐसे में अब मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अलग अलग जगह से इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें आई, और अब यहाँ पर मुकदमा भी बाकायदा दर्ज हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज होने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। तो ये ट्वीट है शलभमणि त्रिपाठी का, जो मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। और वहीं सब बवाल के बीच प्रयागराज के मौनी महाराज ने कहा है कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ बाकायदा कानून बनना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है, आस्थावान भक्तों की पीड़ा है। कानून की आवश्यकता है, नहीं अब यह अपमान बर्दाश्त कब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लोग लगाते फिरेंगे। एक न एक दिन उबाल आएगा, आक्रामक परिस्थिति पैदा होगी, लाइन आर्डर बिगड़ेगी, और यही अपराधीगण इसके दोषी होंगे। इसलिए तत्काल मुकदमा लिखा जाए, इनको जेल भेजा जाए, कानून बनाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। कानून बना दीजिए, नहीं तमाम संत महात्माओं की आस्थाओं पे कुठाराघात हो रहा है। मेरे भगवान को जो गाली मिल रही है, अब यह बर्दाश्त से अधिक है। अच्छा है कि हम लोगों को या तो मृत्युदंड दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए, या तो कानून बना करके हम सबके सम्मान की रक्षा की जाए। चलिए, और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मेरठ से खबर है, जहां मुठभेड़ हुई है, और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान प्रतिबंधित पशु को मारने वालों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने जब फायरिंग की है तो फायरिंग में कुख्यात बदमाश एजाज गिरफ्तार हुआ है। तो एजाज पर गौकशी समेत कई आपराधिक मामलों के करीब 24-25 मामले दर्ज हैं। तो एक मुखबिर की सूचना के बाद ये घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। तो अगर इस अपराधी की हम बात करें जो मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है, एजाज इसका नाम है, और इस पर गौकशी समेत कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 24-25 मुकदमे इस पर दर्ज हैं, और इसकी तलाश की जा रही थी। तो मुखबिर ने जब सूचना दी तो उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की है, और इसके बाद एजाज नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बुंदेलखंड में कई सालों से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था भारतीय रोटी बैंक ने शीतकालीन उत्सव मनाया, जिसमें असहाय लोगों को मदद दी गई। मानसिक रूप से भी यही होते हैं।
भारतीय रोटी बैंक बुंदेलखंड में ही नहीं, कई देशों में जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बिना ही रोटी बैंक के सैकड़ों कर्मचारी रात दिन मेहनत कर गरीबों और असहायों को घर घर जाकर निशुल्क भोजन बांट रहे हैं। महोबा में रोटी बैंक ने शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया, जिसमें 700 से ज्यादा गरीबों को मदद के लिए चिन्हित किया गया। GGIC कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक SP सिंह की मौजूदगी में जरूरतमंदों को खाना और कंबल बांटे गए। यहाँ ही महोबा में ही नहीं, विश्व में भी अनेक देशों में इनका कार्यक्रम ये चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम साबित हो रहा है। कोरोना काल में भी जब हमारे बाहर के लेबर वगैरह सब आ रहे थे, उस समय भी ये तमाम लोगों को इसके माध्यम से तमाम लोगों को खाना मुहैया कराया है। और चूंकि ये शीतलहर का इस समय चल रहा है, तो इस समय मुत्तन चाचा के द्वारा सभी लोगों को कंबल आज वितरण किया गया। रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्टन बताते हैं कि वो कई सालों से गरीबों को खाना खिला रहे हैं और उन्हें हाड़ कपाने वाली ठंड से बचाने के लिए कंबल बांट रहे हैं। भारतीय रोटी बैंक हर वर्ष शीतकालीन उत्सव और ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाता है। शीतकालीन उत्सव में हम गरीबों को कंबल, जो मेंटल डिसऑर्डर्ड हैं, विकलांग हैं, मानसिक हैं या अस्पतालों में हैं या सड़कों पर पड़े हुए लोग, उन तक कंबल पहुंचाते हैं। और फिर पूरे शहर में हम जो जोन में बांटते हैं उनको चिन्हित करते हैं और जो लोग आ सकते हैं उनको बुलाकर यहाँ कंबल वितरित करते हैं। सैकड़ों जरूरतमंदों ने रोटी बैंक चलाने वाले मुट्टन चाचा के प्रति आभार जताया। हम बहुत खुश हैं बेटा, और सब लोगों को मिला कंबल और नाश्ता भी मिला, चाय भी मिली, हर चीज़ भी मिला। हम बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं। गरीब आदमी हैं और मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा सबका शुक्रिया बेटा, गरीब लोग हैं हम लोग। बिना सरकारी मदद के इतने लोगों को मुफ्त खाना और कंबल बांटने वाले हाजी मुट्टन लोगों से मिलने वाली दुआओं को ही अपनी आमदनी मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए महोबा से मनोज ओझा की रिपोर्ट। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, लेकिन आपको एक चाचा भतीजे की कहानी दिखाते हैं जिससे हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, लगन और एक अच्छे विजन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देश की धरती पर यूरोपियन टमाटर, जी हां, अंगूर की तरह दिखने वाले ये चेरी टमाटर मेरठ में उगाए जा रहे हैं। मेरठ के रहने वाले मनीष शर्मा और विनोद जी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसी नौकरी छोड़कर खेती किसानी करने की ठानी। न सिर्फ खेती किसानी करने की ठानी, बल्कि वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर छज्जूपुर गांव में चाचा भतीजे की मेहनत पश्चिमी यूपी के मार्केट में धूम मचा रही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से लाखों की नौकरी छोड़कर गांव का रुख करने वाले मनीष शर्मा और विनोद शर्मा ने ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती शुरू की। ठानने का तो ये था कि कुछ ना कुछ खेती के उसमें करने का शुरू से था, बचपन से ही। लेकिन यह है कि IT में घुसे और उसके बाद कुछ कर नहीं पाए थे अब तक। तो फिर जब थोड़ा टाइम मिला जैसे ही, तो हमने सोचा कि चलो अब कुछ खेती में आजमाते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में कुछ बचता था नहीं, और क्योंकि घर भी चलाना है तो इसलिए सोच के हमने कुछ नया करने का सोचा। 2017 में गांव का रुख करने वाले चाचा भतीजे ने ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें कई तरह की विदेशी सब्जियां अब ये उगा रहे हैं। ब्रोकली, पार्सले, केल और आपका चाइनीज कैबेज, पक चोय, सारी एक्सोटिक मोस्टली ट्राई कर ली। टमाटर, धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, खीरा, पालक, मटर, लौकी, बैगन, भिंडी के अलावा चाइनीज कैबेज, ब्रोकली, चेरी टमाटर, लेमन ग्रास, केल और पर्सले को भी उगाने में ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इनकी सब्जियां दिल्ली की मंडियों में हाथों हाथ बिक जाती हैं। यही नहीं, इन शिक्षित किसानों ने मोदी सरकार के कृषि सुधार कानूनों को किसान के हित में बताया है और किसानों को आंदोलन खत्म करने की सलाह दी है। क्या कि थोड़ा सा टाइम दो, गवर्नमेंट को थोड़ा और टाइम चाहिए अभी,
और एक बार पॉलिसीज को समझो ढंग से, उसके बाद आंदोलन शुरू करो। तो बहुत अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री जी की FPO स्कीम। उसको अगर आप देखें तो मार्वेलस, मतलब वो पूरे कंट्री का भाग्य बदल के रख दे। तो मैं भी कई FPO से उनके बारे में जानता हूं और उनके साथ में यहाँ पर जुड़ने का प्रयास हमारा चल रहा है। एक जीनियस की पहचान